नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत खास है और इस बार अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार एक तरफ बीजेपी और शिवसेना, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे से सीधे लड़ाई लड़ रही है, सीधा मुकाबला है। और दोनों तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जमकर वार हुए। यूं तो महाराष्ट्र विधान में जब कभी भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो वहां राजनेताओं के जो अंडरवर्ल्ड के जो कनेक्शन है उसकी जिक्र, उसका जो है हवाला अक्सर दिया जाता है। इसको लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगते हैं। अंडरवर्ल्ड की बात होती है, दाऊद इब्राहिम की बात होती है, वही दाऊद इब्राहिम जिसने 1993 में पूरी मुंबई को बम विस्फोट करके दहला दिया था और उसके बाद वो भाग गया था। और दाऊद इब्राहिम को लेकर और खास करके मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो उसकी हमेशा जिक्र होता है महाराष्ट्र के चुनाव में, मुंबई के चुनाव में। इस बार भी ये जिक्र हुआ। हालांकि हर बार ऐसा होता है कि चुनाव में जिक्र होता है और चुनाव थमते थमते ये मुद्दा जो है एक बार फिर से ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता कि जो मुद्दा इस बार उठा है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर, महाराष्ट्र के राजनेताओं के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर इस बार जो मुद्दा उठा है, ऐसा नहीं लगता कि वो जल्दी शांत होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं प्रफुल्ल पटेल के ऊपर जो है इस बार गंभीर आरोप लगे हैं और एनसीपी के बड़े नेता हैं, शरद पवार के करीबी हैं प्रफुल्ल पटेल, और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं इकबाल मिर्ची से लैंड डीलिंग करने के। जी हाँ, इकबाल मिर्ची यानी इकबाल मेमन वही है जो दाऊद इब्राहिम का एक तरह से कह सकते हैं कि एक उसका राइट हैंड था और वो भी दाऊद इब्राहिम के साथ 1993 के बम धमाकों के बाद मुंबई छोड़कर भाग गया था। हालांकि इकबाल मिर्ची अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जो प्रफुल्ल पटेल की कंपनी के साथ उनकी जो लैंड डीलिंग हुई वो मामला इस बार चुनाव में सामने आया और इस मुद्दे को लेकर ईडी के निशाने पर हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल के साथ ईडी ने लगभग 10 से 12 घंटे लंबी पूछताछ की है और इस पूछताछ में प्रफुल्ल पटेल ने जो कुछ बातें स्वीकारी हैं वो उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकती हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना आसान है या फिर एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा, इसको देखना अभी बाकी है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो टूक में आज के सवालों का जिक्र करूं, इस पूरे मामले को, इस पूरी खबर को जरा देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर क्या है। आइए नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। ये क्या मामला है? महाराष्ट्र की राजनीति और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोपों के चलते एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के शिकंजे में हैं। आप जानते हैं पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और शरद पवार के करीबी हैं प्रफुल्ल पटेल। यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद के करीबी इकबाल से जमीन की डील करने का आरोप है। वर्ली में करोड़ों रुपए की जो है डील और उसके बाद उसको डेवलप किया गया, वो पूरे आरोप हैं। आतंकी और तस्कर दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ था इकबाल मिर्ची और इस सौदे में पटेल के परिवार की कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स को मिर्ची परिवार की ओर से एक प्लॉट दिया गया था और उसके बाद उस प्लॉट को जो है डेवलप करना था। ईडी के अनुसार इकबाल मिर्ची की पत्नी और बेटों द्वारा प्रफुल्ल पटेल की कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स को 5 करोड़ रुपए जो है उसकी डील की गई। ईडी प्रफुल्ल पटेल और मिर्ची के बीच एक दोस्त द्वारा की गई टेलीफोनिक बातचीत की भी जांच कर रही है। प्रफुल्ल पटेल ने ईडी के सामने ये तो माना कि इकबाल मिर्ची से बातचीत उनके एक रिश्तेदार ने करवाई थी, लेकिन साथ साथ प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि इकबाल मेमन और इकबाल मिर्ची दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये बात प्रफुल्ल पटेल ने कही और यही बात जो है प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जा सकती है। बहरहाल दो टूक में इसी मुद्दे को उठाएंगे। जो दो सवाल अब उठाएंगे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दो टूक का आज का पहला सवाल, क्या खुलने लगा है महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? मैंने कहा हर बार चुनाव में इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन क्या अब वास्तव में खुलने लगा है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? महाराष्ट्र के नेताओं का जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, क्या अब वो खुलने लगा है? आज का पहला सवाल है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल, जो विपक्ष कहता है कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रफुल्ल पटेल पर कसा शिकंजा, विपक्ष का यह आरोप दरअसल कितना सही है? दो टूक का आज का दूसरा सवाल है। तो दो सवाल और दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ सुदेश कुमार वर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुदेश वर्मा जी, और मेरे साथ दूसरे मेहमान
अखलाक अहमद उस्मानी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखलाक जी, हालांकि हम लोग एनसीपी से भी एक प्रवक्ता को चाहते थे कि इस डिबेट में शामिल हों, मुंबई में हमारे साथ एनसीपी का कोई प्रवक्ता जुड़ते, लेकिन एनसीपी के किसी भी प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर प्रफुल्ल पटेल के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, जो कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जो जांच ईडी कर रही है, उसको लेकर कुछ भी बोलने से फिलहाल मना कर दिया है। तो चलिए मैं अखलाक उस्मानी साहब आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। ये हम सब जानते हैं, मुंबई के बारे में कहा जाता है, महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि वहां की राजनीति के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब इसको लेकर कुछ ठोस चीजें सामने आ रही हैं और ये एक बड़ा खुलासा हो सकता है आने वाले दिनों में? क्या कहेंगे आप? नहीं, खुलासे की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। प्रफुल्ल पटेल साहब ने पत्रकारों के सामने आकर इस पूरे मामले में जो मीडिया के स्पेकुलेशंस हैं और ईडी की पूछताछ के ऊपर सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आप इस पूरे केस की हिस्ट्री में जाएंगे तो उनकी इकबाल मिर्ची से बात हुई या नहीं हुई, ये प्रफुल्ल पटेल जाने और ईडी जाने। लेकिन जहां तक इस प्रॉपर्टी की बात है, जिसको कथित तौर पर इकबाल मिर्ची और उसके बीच की डील बताई जा रही है, आपको हमको सबको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के असल मालिक पटेल फैमिली ही थी और आज से नहीं 1963 से थी। और जो बातें प्रफुल्ल पटेल ने बताई हैं, अगर उनके ऊपर यकीन किया जाए तो ग्वालियर महाराजा से ये प्रॉपर्टी पटेल फैमिली ने खरीदी थी, ये उनकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर बाद में किसी एक आदमी ने नाजायज़ कब्जा कर लिया, वहाँ वो रेस्टोरेंट चलाने लगा, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिस्सा दिया उस पूरी प्रॉपर्टी में। उसने अपना हिस्सा इकबाल मिर्ची की बीवी को पावर ऑफ अटॉर्नी में शिफ्ट कर दिया और रिसीवर की देखरेख में जो कुछ भी लेन देन हुआ है इकबाल मिर्ची की बीवी और पटेल फैमिली के बीच में, जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो कोई बहुत सामान्य सी बात है, कोई समझ सकता है कि अरबों रुपए की एक प्रॉपर्टी जो किसी की खानदानी है, जिसकी पूरी डील में बॉम्बे हाईकोर्ट का रिसीवर नियुक्त है, उसकी देखरेख में जो कब्जा करने वाला था उसने 7 लाख रुपए पेनल्टी चुका के और सारी डील की थी। उसके बावजूद भी अगर आज महाराष्ट्र चुनाव से पहले इस मुद्दे को सामने लाया जा रहा है, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या एनसीपी को इससे फायदा और नुकसान होगा, परंतु ये बात जरूर है कि इसकी टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन उठने लाजमी है, पहली बात। और दूसरी बात अशोक जी, सबसे एक मेरी बात पूरी हो जाए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरी डील 1999 में क्लोज हो गई थी। तो क्या इस पूरी डील को 10 साल बाद इसलिए लाया गया क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हैं और अब केंद्र में भी भाजपा है और महाराष्ट्र के चुनाव में एन वोटिंग के दिन हम देख रहे हैं कि इसकी उसके एक हफ्ते पहले बहुत सारी डिबेट और कार्रवाई शुरू हुई है। क्या इकबाल मिर्ची से अगर प्रफुल्ल पटेल की कथित तौर पर बातचीत हुई थी, तो क्या इसकी जांच 2013 में इकबाल मिर्ची मर गया उससे पहले नहीं हो सकती थी? क्या इकबाल मिर्ची की बीवी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्योंकि भारत के कानून के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति अपराध करता है, इसका मतलब ये नहीं उसका पूरा परिवार अपराधी हो जाता है। और इकबाल मिर्ची की बीवी से डील करने से पहले प्रफुल्ल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उनके सारे प्रोफाइल को अपने लॉयर से कहा कि चेक किया जाए। उनके पास पैन कार्ड था, वो लेन देन करती थी, वो इनकम टैक्स भरती थी, उनको भारत सरकार ने पासपोर्ट दिया जिसके ऊपर वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब की यात्रा करके आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि प्रफुल्ल पटेल जी की बातों को बिना सुने हुए मीडिया अपना कोई वर्डिक्ट दे, ऐसे में जबकि राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन अभी आपने एक पूरी विस्तार से अपनी बात रखी, तो मैं सुदेश जी को इस डिबेट में लाना चाहता हूं। सुदेश जी, क्या ये मामला इतना सरल है जैसे अभी अखलाक उस्मानी जी ने बताया और कहा कि ये तो इस पूरे मामले को लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए इसको रंग दिया गया? इस देश का कोई भी व्यक्ति इस बात को इतना सरल नहीं मानेगा, क्योंकि ये नेता और क्राइम का नेक्सस है। जी देखिए, ये केस कैसे उजागर हुआ, इन्होंने चूंकि बोला एक पॉलिटिकल रीजन देने का प्रयास किया। 2007 का टेरर और मनी लॉन्ड्रिंग केस को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वहाँ से एक प्रॉपर्टी डील जो कि इकबाल मिर्ची ने नहीं डिक्लेयर किया था, उनकी फैमिली ने, तो उसमें आता है। उसके बाद वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, प्रफुल्ल पटेल की जो कंपनी है मिलेनियम डेवलपर्स, उसकी तरफ जाता है और वहाँ से सारी इंक्वायरी होती है। उसके बाद सारा चीज़ सामने आता है। सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या था प्रफुल्ल पटेल जी का, कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये उनका स्टेटमेंट था। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। इशू वो नहीं है कि वो टेक्निकली सही था कि नहीं, ये लीगली हुआ कि नहीं। इशू है कि पूरा मुंबई, बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, सब जानते हैं कौन प्रॉपर्टी किसका है, किसने कब्जा किया है। आप इतने कद्दावर मंत्री केंद्र सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर बने 2004 में।
2000 पहले 1999 से आपकी एनसीपी कांग्रेस की सरकार रही है 15 साल तक, 2014 तक आप यहाँ पर फिर मंत्री थे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने। तो आप ये बताइए कि इतने पावरफुल लोग और उसके ज़मीन को कोई कब्जा कर ले और उसी से आप कंप्रोमाइज़ करिए, उसी से आप एग्रीमेंट करिए कि हम बनाएंगे। जो रेंट एग्रीमेंट है वो रेंट एग्रीमेंट में क्लियर है कि 14,000 स्क्वायर फीट आप बना हुआ इन एरिया इनको दिए हैं। और देने के बाद क्या किया है आपने? देने के बाद जो आप 5 करोड़ रुपया लिए हैं ये मार्केट रेट से बहुत कम है जी। उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि इस जमीन को जब इकबाल मिर्ची ने खरीदा था तो वो क्राइम मनी से खरीदा था। यहाँ आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी यहाँ रिसर्च कर रहा है, क्योंकि आप अगर गलत पैसे से किसी चीज को खरीदे हैं, कितना भी आप लीगल तरीके से उसको बेचिए, वो आपका लीगल नहीं हो जाएगा। जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा। और प्रफुल्ल पटेल का ये बोलना कि इकबाल मेनन ने इकबाल मिर्ची एक था हमको नहीं पता था, ये तो मतलब इतना इनोसेंट आदमी इस देश का मंत्री था, मतलब समझ में नहीं आता। लोग इसको मानेंगे क्या? 1993 ब्लास्ट के बाद सबको पता था कि दाऊद इब्राहिम ने कराया, दाऊद इब्राहिम भाग गया, दाऊद इब्राहिम का एड ये इकबाल मेमन या इकबाल मिर्ची वो जमीन पर कब्जा किए हुए है, उससे जमीन लेते हैं, आप डेवलप करते हैं, उसको देते हैं। ये किसको बता रहे हैं? सुदेश जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं ना कि चुनाव के बीच में ये जब मुद्दा एकदम से उछलता है, इसी पर बीजेपी की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो लोग टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठाएंगे। देखिए, मुद्दा तो मीडिया में पहले आया, उसके बाद ईडी तो अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। अब ईडी टाइमिंग पॉलिटिकल रीजन से फिक्स करेगी हमें नहीं लगता, क्योंकि बहुत से ऐसे केस हुए सभी का रहा है। अब स्ट्राइक हो जाता है तब भी बोलते हैं टाइमिंग, अरे काहेगा टाइमिंग, जिसको जो करना है करेगा ना। यहाँ तो हमेशा चुनाव होते हैं, कोई ना कोई चुनाव होगा ही, तो चुनाव से क्यों लिंक करना? आप ये मेन मुद्दा जो आपके लिंक्स थे कि नहीं, ये इशू है कि चुनाव से लिंक करने वाला इशू है, समझ में नहीं आता। देश का नागरिक क्या सोच रहा होगा आज के दिन, ये इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन का इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के साथ लिंक हो, और आप बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं था। मुंबई में सबको पता था, आपको खाली पता नहीं था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अखलाक जी, क्योंकि मुंबई में आप जाइए तो अगर वहां पे तो कहते हैं कि बच्चे बच्चे को पता होता है कि कौन सी जमीन दाऊद की है, कौन सी जमीन किसकी है, किस पर किसने कब्जा करा। और ये मान लेना कि दरअसल प्रफुल्ल पटेल को जानकारी नहीं थी कि ये पूरा मामला, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उनको पता नहीं था कि इकबाल मेमन और इकबाल मिर्ची दरअसल एक ही व्यक्ति है। तो ये कह देना कि एक इतने बड़े राजनेता को यही नहीं पता था कि इकबाल मिर्ची और इकबाल मेमन में फर्क क्या, उनको यही नहीं पता था कि जमीन पे किसने कब्जा किया, उनको यही नहीं पता था कि दरअसल इस पूरे खेल के पीछे कौन है, तो ये बात तो सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है और अविश्वसनीय। आपके सवाल का और वर्मा जी के सवाल का, दोनों का मैं चाहता हूं कि एक पत्रकार के तौर पे, मैं कोई एनसीपी का प्रवक्ता नहीं हूं। जी। पहली बात ये कि कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फैमिली का आदमी की जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है। प्रफुल्ल पटेल जब 13 साल के थे उनके पिता का देहांत हो चुका था और 1978 में इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हुआ है। 1985 में वो पहली बार एमएलए बने हैं। तो पहले तो टाइम हम अपने कैलेंडर और घड़ी को ठीक कर लें। ऐसा नहीं है प्रफुल्ल पटेल आज 62 साल के हैं तो प्रफुल्ल पटेल का जन्म 1850 में हो गया था। प्रफुल्ल पटेल की जमीन पर जब कब्जा हुआ वो खुद बच्चे थे, ये समझने वाली बात है। पूरे केस में ये मुद्दा नहीं है, नहीं मुद्दा ये नहीं है, सवाल का जवाब है। ये कह रहे हैं पावरफुल फैमिली है और ये है, कब्जा कैसे कर लेते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पावरफुल फैमिली है। एक बच्चा जिसके पिता की डेथ हुई उस वक्त वो 13 साल का था। जब उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ उस वक्त वो खुद भी जवान नहीं हुआ था। 85 में वो पहली बार एमएलए बने, 91 में वो पहली बार लोकसभा के सांसद बने। ये तो इनका प्रश्न हुआ, इस बात का जवाब हुआ कि क्या ये फैमिली इतनी कमजोर थी। और जो दूसरी बात है वो ये कि 1999 में जब डील क्लोज हुई थी तो 1999 से लेके 2019 तक क्या ईडी सो रही थी? क्या इस तरह की सारी जानकारी उसके नॉलेज में नहीं थी? क्या जब बॉम्बे हाई कोर्ट के रिसीवर की निगरानी में, बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में ड्यू डिलिजेंस करके इस पूरी डील को प्रारूप दिया गया था, क्या उस वक्त इन सब बातों को पे गौर नहीं किया था? पर क्या ये संभव नहीं? 1999 के बाद इस देश में जो सरकारें थी उनका रवैया ऐसे मामलों में किस तरह का रहा, हम ये भी जानते हैं। प्रफुल्ल पटेल उस समय जो दिल्ली में जो सरकारें बनती थी, एक मिनट, दिल्ली में जो सरकारें बनती थी वो हमें पता है कि किस तरह से वो आउटसाइड सपोर्ट लेके बनती थी। खुद जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माना कि भैया जो इस तरह की सरकारें होती हैं समझौते से सरकार बनती है, उसमें कुछ लेन देन करना पड़ता है। तो ये क्यों ना माना जाए कि दरअसल इसलिए इतने समय तक कार्रवाई नहीं हुई। शायद इस बात की चीजें सामने थी लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सरकारें केंद्र की उनके भरोसे थी। नहीं, मेरा ये मैं आपसे इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर
ये सारी डील बॉम्बे हाईकोर्ट के रिसीवर की निगरानी में हुई है, तो क्या ये तथ्य इससे पहले कि इकबाल मिर्ची की बीवी इनकम टैक्स भर रही है और इकबाल मिर्ची की बीवी हाजरा मेमन को कौन नहीं जानता होगा उस समय, उसका ड्यू डिलीजेंस हुआ। यही बात है, कौन नहीं जानता होगा। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। नहीं, ये तो प्रफुल्ल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं वो नहीं जानते थे, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही है कि उन्होंने प्रोफाइल के बारे में चेक करवाया कि क्या इनसे किसी तरह का, क्योंकि उनके जमीन पे जो कब्जा करने वाला M.K. मोहम्मद था, उसका हिस्सा उसने शिफ्ट कर दिया था हाजरा मेमन को। इसमें प्रफुल्ल पटेल ने सीधी तौर पे उनसे कोई डील की हो, इस तरह की कोई सीधी ऐसी कोई परिस्थिति उनके सामने नहीं आई थी, परिस्थिति बन गई थी। और अभी मुझे लगता है कि हमें सभी तथ्यों के खुलने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस पूरी बातचीत में उन्होंने इकबाल मिर्ची से बात की, वो बात क्या हुई है ये पता लगाया जाना सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल चीजें, कई सारी चीजें, मैं आ रहा हूँ सुदेश जी, कई सारी चीजें सामने आनी है, कुछ फोन कॉल्स की डिटेल्स भी सामने आने हैं। लेकिन बड़ी बात यह, क्योंकि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल के इसमें कुछ बयान बदले और बाद में उन्होंने ये कहा कि उनको ये पता नहीं था इकबाल मेमन ही इकबाल मिर्ची हैं, ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें उनको संदेह के घेरे में लाती हैं। हालांकि ये जांच ईडी की है और ईडी इस बारे में जो तथ्य देगा, हमें फिलहाल उन तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, जैसा कि अभी अखलाक जी ने भी कहा, अभी पब्लिक डोमेन में आनी बाकी है और उन पब्लिक डोमेन में चीजें आने के बाद बहुत कुछ होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र के राजनेताओं के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात कोई ढकी छुपी नहीं है। महाराष्ट्र में ये बात सब जानते हैं, सब लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं, किसी के पास तथ्य नहीं, इस तरह से कह के इन बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अब जब बात निकली है तो क्या ये बात दूर तक जाएगी, यही हमारा सबसे बड़ा आज का सवाल है। आऊंगा इस पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी की जांच चल रही है इस पूरे मामले में और प्रफुल्ल पटेल के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके अंडरवर्ल्ड जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश होते हैं, जो उन्होंने लैंड डील करी इकबाल मिर्ची के साथ। इकबाल मेमन दाऊद इब्राहिम का एक निकट सहयोगी है, ड्रग का बहुत बड़ा तस्कर था। हालांकि अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2004 में जब अमेरिका ने एक लिस्ट निकाली थी और यह कहा था कि दुनिया के जो 10 बड़े ड्रग डीलर्स हैं, उनकी जब लिस्ट निकाली थी, उन 10 बड़े ड्रग डीलर्स में इकबाल मिर्ची का भी नाम था। ये भी कहते हैं कि मुंबई में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि जहां पर इकबाल मिर्ची ने कब्जे किए, जिन पर अवैध कब्जे किए, जो डेवलप किए, बेच दिए, इससे कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी इकबाल मिर्ची की है। और इसी में एक लैंड डील जो है वो प्रफुल्ल पटेल के साथ जो सामने आया है, ईडी जिसकी जांच कर रहा है और उसी को लेकर संदेह की कई उंगलियां जो उठ रही हैं उन पर, उसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और अखलाक अहमद उस्मानी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनसीपी की तरफ से हमने चाहा था कि इस डिबेट में कोई शामिल होता, लेकिन एनसीपी के प्रवक्ता इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। लेकिन अखलाक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, पर वो एक पत्रकार की हैसियत से हैं और इसके क्रिटिकल व्यूज जो हैं इस पर अपने जो है जरूर रख रहे हैं। सुदेश जी, जो
अखलाक उस्मानी जी कह रहे हैं कि दरअसल वो तो बच्चे थे, और जब वो बच्चे थे तो सवाल है कि उस समय उनकी जमीन पर कब्जा हुआ तो उसमें उनकी ताकत या उनके परिवार की ताकत कहां से आती है। और फिर ये भी बात है कि इतने समय तक कार्रवाई ना होना, ये भी बात है, क्योंकि मैं फिर बात कह रहा हूं कि टाइमिंग को लेकर अगर 1999 में चीज सामने आई तो उस पर क्यों नहीं कहा। देखिए मुद्दा ये नहीं है अशोक जी, मुद्दा आपके दर्शकों को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक मोबाइल फोन है जी। इस मोबाइल फोन को अगर हवाला पैसे से खरीदा गया है, वो मनी जो अकाउंटेबल नहीं है, इस मोबाइल फोन को कोई भी लीगली भी खरीद ले, किसी के पास भी लीगली हो तो वो लीगल नहीं होगा, क्योंकि इसकी ओरिजिन ही लीगलिटी है। ये ईडी का पर्व्यू है इन्वेस्टिगेशन का, कि चूंकि ये जो जमीन था, मिर्ची ने जो लैंड जो जमीन खरीदी, वो क्राइम मनी से खरीदा, क्राइम मनी से, ठीक है। और उसको जस्टिफाई लीगल बनाने के लिए एक डेवलपर्स के साथ, जो कि बहुत प्रभावशाली है, आप इंटर करते हैं, 14,000 स्क्वायर फीट का ले लेते हैं आप एरिया, जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। आप 5 करोड़ दिखाते हैं कि हमने दिया है खरीदने के लिए, वो मार्केट वैल्यू से कम है। अभी बहुत से तार निकलेंगे इन्वेस्टिगेशन के। मैं आपको बताऊं, अगर आम जनता सुन रही है तो आम जनता ये भी जानना चाहेगी कि इनके रेजीम में जब ये मंत्री थे, यूपीए सरकार में जब ये मंत्री थे, उस रिजीम में जो इनके डिसीजंस हुए उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कहीं वो इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ। इशारा एयर इंडिया की तरफ है, नहीं, हर तरफ है, हर तरफ है। देखिए, क्योंकि आप जब इतने आपके क्लोज लिंक्स थे तो आपने क्या क्या कारनामे किए होंगे ये लोगों को जाना, और नहीं किए होंगे तो बिल्कुल पाक साफ आएंगे। क्योंकि जब तार निकलती है तो हर चीज निकलता है, जब तक नहीं निकला है, जब तक ढका हुआ है, ठीक है, ईडी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता अगर ये लिंक इनके डेवलपिंग का, तो कुछ भी नहीं होता। बात ये कि क्या इस पूरे जो कनेक्शन के जो लिंक हैं जो आप कह रहे हैं, अगर ये खुलेंगे तो क्या दाऊद इब्राहिम किस तरह से मुंबई से भागा, क्या आपको लगता है उसमें भी राजनेताओं का हाथ था? क्योंकि ये भी अब ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, चुनाव में ये मुद्दा भी उठा कि अब ये भी खुलासे होंगे कि दरअसल दाऊद इब्राहिम को किसने बम धमाकों के बाद मुंबई से भागने दिया। अगर नई सरकार नहीं आती तो आप बताइए क्या ये उजागर होता कभी? इसको दबा नहीं दिया जाता? तो ये बात जनता ने बड़े विश्वास के साथ हमारी सरकार को भेजा है। हर जगह जहां भी गलत हुए वो चीज आएंगे। तो आप ये मत बोले कि अभी क्यों हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, आप गलत किए सही किए इस पर डिबेट होना चाहिए कि राजनीतिक कारण से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कोई मतलब नहीं रखता। गलत किया आपने तो गलत किया है। अगर आपके दाऊद के एड के साथ रिलेशन थे और गलत डिसीजन आपने लिए, क्राइम के साथ नेक्सस था आपका, तो इस्टेब्लिश होगा ये। और एकदम आप इनोसेंट जैसा आप बोल रहे हैं कि इकबाल मेमन और इकबाल मिर्ची कौन है, आप जानते ही नहीं थे एक ही आदमी है, इतने इनोसेंट आप थे, तो भैया क्या बताया जाए फिर। तो अखलाक उस्मानी जी, एक तो बात प्रफुल्ल पटेल के, इसमें दो पक्ष आ जाते हैं। एक जो आप लीगल पक्ष इसका कह रहे हैं वो एक से कानूनी पक्ष है, दूसरा इसका एक नैतिक पक्ष भी है। जब आप राजनीति में होते हैं और आप इतने बड़े ओहदे पर होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे नैतिक चीजें भी जुड़ जाती है। आप किन से डील कर रहे हैं, किस तरह के लोगों से कर रहे हैं, उनके कनेक्शन क्या है, ये तो अल्टीमेटली मुद्दा बनती है। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, इसमें एक लार्जर तस्वीर इस पूरे मामले में ये भी है कि दाऊद इब्राहिम जिस तरह से हिंदुस्तान से भागा, उसको लेकर भी लगातार ये आरोप लगते हैं उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पेट्रोनेज उसको मिली हुई थी, इसलिए वो भागने में कामयाब रहा। क्या आपको लगता है कि अब इन चीजों के भी खुलासे देश को जानना चाहिए, देश को जानने का हक है कि दरअसल कौन लोग थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को भागने दिया? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि दाऊद इब्राहिम को जिन्होंने भगाया है उनका ठिकाना जेल है, वो घरों में नहीं होने चाहिए। इस बात की भरपूर जांच होनी चाहिए और सब तरफ जांच होनी चाहिए, और इसमें एक बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं प्रफुल्ल पटेल की जहां तक इस खबर का ताल्लुक है, मैं इस परसेप्शन प्ले आउट और इस मीडिया ट्रायल से इतना सवाल बस मीडिया से भी करना चाहता हूं कि प्रफुल्ल पटेल की इस लैंड में डील हाजरा मेमन से हुई, इकबाल मिर्ची से नहीं हुई। वो नैतिक पक्ष आ गया। नहीं, आप बात समझिए, ये बात समझिए। लीगली आप अभी हो क्या रहा है, हाजरा मेमन से मीडिया जा रहा है। हाजरा मेमन की जो समझ लीजिए प्रॉपर्टी थी वो इलीगल मनी से खरीदी गई थी। नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही तो है मेन इशू। मैं प्रफुल्ल पटेल की पूरी डील को बचाने की या उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इकबाल मेमन या उर्फ इकबाल मिर्ची की एंट्री मीडिया ला रही है। हाजरा मेमन से डील हुई है। 1, 2 हाजरा मेमन से डील बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में रिसीवर की मौजूदगी में हुई है और उनका ड्यू डिलीजेंस कराया गया, यानी पता करवाया गया। लीगलिटी में बात नहीं हो रही। क्या मैं यही तो आपसे कह रहा हूं सर, ये परसेप्शन प्ले है। कोर्ट ये नहीं देखता कि आप कहां से पैसा लाए हैं, कोर्ट की निगरानी में तो हुआ सर। कोर्ट नहीं देखता ये पूरी डील पैसा आप कहां से लाए हैं। ये कोर्ट स्टैम्प देखता है, कोर्ट राइट्स देखता है, लीगल ये थोड़ी नहीं देखता कि पैसा कहां से आप लाए। मैं ये कह रहा हूं, कमाल करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ इस तरह की खबर
खबरें, ये मीडिया जो ट्रायल है ना, ये गलत चीज हो रही है। अगर कहीं से भी प्रफुल्ल पटेल दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वह बॉम्बे हाईकोर्ट की देखरेख में अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो अरबों रुपए की, बताइए आज एक बात बताइए, बॉम्बे के वर्ली में किसी के पिताजी दादाजी ने अगर 1963 में कोई अरबों रुपए का जो आज की कीमत का लैंड है वो छोड़ देंगे, मैं जवाब दूंगा। नहीं वो छोड़ देंगे। प्रॉपर्टी अशोक जी एक मिनट, उसी वर्ली की प्रॉपर्टी को ये 14,000 स्क्वायर फीट कितने सस्ते में बेच देते हैं। उस समय समझ में नहीं आता, उस समय समझ में नहीं आता किसके कहने से आप इतना अंडर वैल्यू करके बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं इतना अंडर वैल्यू करके? हाजरा जो मेमन कमाल कर रहे हैं भाई। वो हाजरा मेमन और उसके उनके बेटे के नाम कर दी जाती है, उसको डेवलप करके दे दिया जाता है। 2 मंजिला जिसकी कीमत 200 करोड़ बताई जाती है। अशोक जी ये जो प्लॉट और फ्लैट जो एरिया की बात हो रही है, ये एम के मोहम्मद के नाम कोर्ट ने दिया था। एम के मोहम्मद ने हाजरा को बेच दिया। ये बात समझने की है। अगर हम तथ्यों को स्किप करके जाएंगे तो फिर तो सीधे ही लगेगा कि दोनों ने मिलकर डील की होगी। लेकिन अगर हम फैक्ट को स्किप नहीं कर सकते, अब एम के मोहम्मद की और हाजरा के बीच की क्या डील थी, ये समझना होगा। हाजरा के अकाउंट में जो पैसे, हाजरा तो क्राइम मनी था, यही तो केस है। क्राइम मनी था, यही तो केस है। सर मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। मैं हाजरा को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आप कमा रहे हैं 1 करोड़ और खरीद रहे हैं 10 करोड़ का, यही तो केस है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रफुल्ल इकबाल मिर्ची या उसके जितने भी साथी जो कि गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, उनकी बीवी के अगर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया मानता है कि इनके सारे तथ्य, इनके सब कुछ सही है, उस वक्त जब डील हुई थी, तो आज 10 साल बाद अगर ये बिंदु उठाया जाता है तो निसंदेह प्रफुल्ल पटेल को अपनी बात कहने और सवाल पूछने का हक है। एक चीज मैं इससे पहले आखिरी कमेंट के लिए सुदेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं एक चीज के लिए, आप बार बार मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, किसी का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस पूरे मामले में, फिर मैं कह रहा हूं, अल्टीमेटली आप भी एक पत्रकार हैं, अगर इस पूरे मामले का अगर एक नेता के साथ एक जो सार्वजनिक जीवन में है उसका अगर एक नैतिक पक्ष ये जाता है कि किसी भी तरह की, चाहे वो अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी जमीन को फिर से लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए, अगर वो किसी अंडरवर्ल्ड के किसी सरगना के परिवार का किसी से लिंक करता है, तो क्या मीडिया तो इस पर उंगली उठाएगा ना कि अल्टीमेटली आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप रोज कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ बयान देते हैं, रोज आप अपराधियों के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लैंड डील, जैसे अगर मान भी लिया जाए कि वो बड़े निर्दोष थे और उन्होंने अपनी लैंड बचाने के लिए, और वो भी लैंड बचाने, मान लीजिए उनको ये भी नहीं पता था कि हाजरा बेगम पैसे कहां से लाई, लेकिन इकबाल मिर्ची के बारे में तो वो जानते होंगे ना, आज वो कह रहे नहीं जानते, तो इन सारी चीजों में शक की सुई तो जाएगी, और जब शक की सुई जाएगी तो मीडिया तो सवाल उठाएगा ही। मीडिया को इतना हक तो मिलना ही चाहिए। यहां मैं आपसे एग्री करता हूं, अगर ये सब बातें हैं, इसका प्रफुल्ल पटेल जी को आकर और स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जहां तक ये प्रश्न है कि क्या इकबाल मिर्ची और प्रफुल्ल पटेल के बीच में डील हुई है, ये तथ्य नहीं माना जा सकता। ये हाजरा के और इकबाल के, हाजरा और प्रफुल्ल पटेल के बीच का कुछ मसला है जो वाया एम के मोहम्मद, अगर एम के मोहम्मद उस प्रॉपर्टी पे कभी कब्जा नहीं करता तो ये परिस्थिति नहीं बनती। ठीक है, बहुत संक्षेप में सुदेश जी, ये भी ठीक है, आज की तारीख में बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में, अब इस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है, क्या देश को आप ये यकीन दिलाएंगे, जो मैंने पहले भी कहा कि ये मामला भी कहीं ना कहीं जो है, ऐसा नहीं कि चुनाव के चलते ही ये सामने आ रहा है, क्या ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा, और क्या जो बात बीजेपी और आपकी पार्टी लगातार जो है चुनाव में कहती रही है कि दाऊद कैसे भागा, ये भी सामने लाएंगे, क्या ये होगा या फिर एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? हमें तो नहीं पता था ना कि प्रफुल्ल पटेल जी का ये लिंक होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन के तहत आया, उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ईडी ने अपना पुख्ता कार्रवाई करना है। अगर कुछ नहीं किए होंगे प्रफुल्ल पटेल जी बिल्कुल साबित कर देते हैं कि नहीं हमने कोई फोन कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं था ऐसा, सब कुछ सही था, तब कोई और बात है। लेकिन देखिए, प्रथम दृष्टया कुछ भी होता है, मीडिया ट्रायल की बात करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होता है, सर्जिकल स्ट्राइक पर मीडिया ट्रायल हो जाता है, आर्मी का हो जाता है, सरकार का हो जाता है, यहाँ तो आप इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ आप अलायंस कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी जमीन को किसी ने कब्जा किया तो बहुत बड़ा गुंडा था, उस गुंडे के डर से आपने उससे अलायंस किया, तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं था उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, नहीं उसकी कौन माने? अरे सर यही तो है, बीवी थी, गुंडे की बीवी थी ना, गरीब आदमी की बीवी थी, अरे गुंडे की बीवी थी ना, बीवी पर कुछ नहीं होगा, बीवी ने अगर प्रोसीड्स, क्राइम प्रोसीड्स से कुछ खरीदा है तो वो प्रॉपर्टी तो इलीगल है ना।
उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ना, इसकी बात हो रही अब है। बड़ी बात वही है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस पूरे मामले को किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए, लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें कोई दोहराए नहीं, महाराष्ट्र के राजनेताओं का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है ये एक ऐसा सच है जो ढका हुआ छिपा हुआ सच है, जानते सब हैं, पीठ पीछे बोलते सब हैं, लेकिन इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता और खुलकर ये चर्चा नहीं होती। लेकिन अब इस बहाने कम से कम खुलकर अगर चर्चा हो रही है तो हम और पूरा देश यही चाहेगा कि इसमें जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए, भले उसमें कुछ वक्त लगे, जांच में कुछ वक्त लगे, लेकिन जो सच है वो देश के सामने आना ही चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा दरअसल कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन लोग इस सच का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। वैसे आज आप दोनों ही पत्रकार मेरे साथ थे, सुदेश जी भी का बैकग्राउंड भी पत्रकार का ही है और हम मीडिया ट्रायल पे भी हमने बात की। हम चाहते थे कि एनसीपी के कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन दुर्भाग्य से एनसीपी इस पूरे मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन प्रयास करेंगे, मामला अगर आगे बढ़ेगा तो हम कोशिश करेंगे एनसीपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। फिलहाल दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे रोज रात को 9 बजे मुलाकात होती है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं रात 11 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।